कन्वेक्शन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन के लिए कौन सा लॉ है? कंडक्शन के लिए फॉरियर लॉ है, और कन्वेक्शन के लिए कौन सा है? न्यूटन का लॉ। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सरफेस है, अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है आपके पास, मतलब एक फुटबॉल है, फुटबॉल सर्कल अज्यूम मत करना इसको, क्या है आपके पास? एक फुटबॉल, ठीक है, उसके चारों ओर फ्लूइड फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? फ्लूइड, मतलब एयर है, एयर, और वो एयर है ठंडी, ठीक है, और ये है गर्म, मान लो इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस एयर का, ठीक है। तो अब इनके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन एयर तो घूमती भी रहेगी ना इसके चारों ओर, तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा। किसके थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू। इनके बीच में एयर चारों ओर है, इसके एयर और इसके बीच में हीट का ट्रांसफर और कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, ये हीट नहीं है, ये है हीट अपॉन टाइम, ये है रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अवेलेबल फॉर कन्वेक्शन। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन करवाने के लिए अवेलेबल होगा, जितने ज्यादा एरिया से हीट जा सकेगी उतना ही ज्यादा हीट का फ्लो हो पाएगा टाइम के साथ। मतलब अगर आपके पास मान लो एक छोटा क्यूब है तो उससे कुछ हीट का ट्रांसफर होगा, और आपके पास एक बड़ा क्यूब है तो उससे हीट का ट्रांसफर और ज्यादा होगा, और आपके पास और ज्यादा बड़ा क्यूब है तो उसका एरिया और ज्यादा होगा, जिससे हीट का ट्रांसफर और ज्यादा हो पाएगा क्यूब और एयर के बीच में। ऐसे मान लो आपके पास एक छोटी फुटबॉल है तो उसके सरफेस और उसके आसपास की एयर के बीच में हीट का ट्रांसफर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि एरिया कम है। बड़ा स्फीयर है तो और ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है, तो एयर और सरफेस के बीच में हीट का ट्रांसफर अच्छा हो पाएगा। और ज्यादा है तो और ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा, यानी रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अवेलेबल फॉर कन्वेक्शन। ठीक है, एंड ऑल्सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस ये डेल्टा टी। कौन सा डेल्टा टी? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड बॉडी एंड फ्लूइड। मतलब जो भी आपकी बॉडी है जिससे हीट जा रही है, उस बॉडी और उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है, एयर है या वाटर है, जो भी है, उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जिससे हीट जा रही है और जिसके पास हीट जा रही है। जैसे यहाँ पे स्पीयर से हीट जा रही है और एयर में हीट जा रही है, तो स्पीयर का टेम्परेचर मान लो STS है और एयर का टेम्परेचर मान लो T इनफिनिटी, तो TS माइनस T इनफिनिटी जितना ज्यादा होगा ना, इनके बीच में हीट का ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। ये तो ऑब्वियस है, यही तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया था कि दो बॉडी के बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने ज्यादा उनके बीच में हीट का फ्लो होगा, और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही कम उनके बीच में हीट का फ्लो होगा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अवेलेबल फॉर कन्वेक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी सॉलिड बॉडी या सॉलिड सरफेस एंड फ्लूइड। इन दोनों को कंबाइन कर दो, Q प्रोपोर्शनल टू A TS माइनस T इनफिनिटी। ठीक है, आप जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम H से लिखते हैं। ठीक है, और H क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो है, ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है फॉर कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन, फॉर कन्वेक्शन। ठीक है, जैसे बोलते हैं फिल्म कन्वेक्शन कोएफिशिएंट, फिल्म कन्वेक्शन कोएफिशिएंट, या इसे बोल सकते हैं फिल्म कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट यहां से निकाल लो, इसकी यूनिट क्या है? वॉट, बताया था फॉरियर लॉ में, दोबारा बताऊं? देखो हीट, ये क्यों क्या है? हीट अपॉन टाइम, हीट की यूनिट क्या आएगी? जूल, जूल अपॉन टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, जूल अपॉन सेकंड होता है वॉट, तो इसकी यूनिट आ गई वॉट। ठीक है, एक की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मैंने चलो नीचे कर देता हूँ, एक मिनट रुको, ये इक्वेशन नोट कर लो, ये वाली जो है ना, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन। ठीक है, अभी मैं आपको और चीजें बता देता हूँ इसके बारे में, जस्ट एक मिनट दो मुझे।
समझ में तो आएगा होगा। क्या बोलोगे? द रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन ए सरफेस एंड फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अवेलेबल फॉर कन्वेक्शन and also directly proportional to temperature difference between the solid body and the fluid, surrounding fluid। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू में H A डेल्टा T। ठीक है, Q की यूनिट है वॉट, H की यूनिट पता नहीं, A एरिया मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आ गई केल्विन, तो W अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन, ये H की यूनिट आ गई। केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो या डिग्री रैंकिन लिखो, डिग्री सेल्सियस या डिग्री रैंकिन या डिग्री फारेनहाइट, आपकी मर्जी है, टेम्परेचर यूनिट डालो जाओ, ये यूनिट आएगी, ऐसा यूनिट ही है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है। और इसके अलावा H किस किस पर डिपेंड करता है? H डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। मतलब फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, फ्लूइड का विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, मतलब इन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लो के बारे में H किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री ऑफ सरफेस, ज्योमेट्री ऑफ सरफेस मतलब जो सरफेस हीट का ट्रांसफर कर रहा है, जैसे जो भी सरफेस है जिसके और फ्लूइड के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, वो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल है, मतलब क्या है वो। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, जो भी सरफेस है उसकी शेप पे डिपेंड करता है, सॉलिड सरफेस की। ठीक है, वो सिमेट्रिकल शेप का है या नॉन सिमेट्रिकल शेप का है, सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा H डिपेंड करता है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर, ज्योमेट्री और ज्योमेट्री ऑफ सरफेस पर, डेल्टा T पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा H किस पर डिपेंड करता है? एक सेकंड, फ्लूइड के मोशन पर, फ्लूइड फ्लो या फ्लूइड मोशन। फ्लूइड का मोशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हीट का ट्रांसफर करवा पाएगा, और जितना बेकार होगा उतना कम हीट का ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब, एक और बात ध्यान रखना, एक टर्म होती है R होता है K/H, इसे बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ये K/H होता है किसके लिए? ये सिलेंडर के लिए होता है, ये याद रख लेना, आगे कंसेप्ट आएगा जब मैं इसे समझाऊंगा। अभी K/H, K क्या है? फॉरियर लॉ वाला। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। H क्या है? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन। K क्या है? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कंडक्शन, या फिर उसे थर्मल कंडक्टिविटी बोलो। ये सिलेंडर के लिए होती है K/H और स्फीयर के लिए होती है 2K/H। ठीक है, K/H होती है H/K, कई बार ये सवाल आता है ना। K की यूनिट क्या होती है? देखो रेडियस है तो इसकी यूनिट पक्के से मीटर आएगी, तो डायमेंशन चेक कर लो, K/H होगी H/K। देखो K की यूनिट होती है वाट आवर मीटर पर केल्विन, और इसकी यूनिट होती है वाट ओवर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। H की यूनिट, K से K कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, वाट से वाट कैंसिल, ये नीचे जो मीटर बच गया ऊपर चला जाएगा, यानी हमने सही किया है। K/H लिख के, K की यूनिट ये थी, H की यूनिट ये है। ये वेरिफिकेशन का तरीका है कि K/H H/K याद रखने का तरीका है कि यूनिट देख लो, यूनिट अगर मीटर आ जाए तो सही है, गलत आ जाए तो अपोजिट कर दो बस। तो ये पूरा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में, और आई होप आपको सबको समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक है, अब हम आगे जो चलना है ना उनमें बार बार यूज होंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लेना, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।